हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स। और छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की बातें आज हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में आप पूरा सिलेबस आप देख चुके हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हमारे हैं सहकारिता। सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे, समझेंगे सहकारिता क्या है। सहकारिता से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान थे, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ सहकारिता आंदोलन क्या था वो हम बात करेंगे। तो ये सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की बातें करेंगे। ठीक है, तो आज सामान्य परिचय होगा, सहकारिता से संबंधित सामान्य बातें होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सहकारिता। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं सहकारिता होता क्या है। देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति है, समझेगा, किस स्थान में कोई एक व्यक्ति है, यदि वो किसी कार्य को करना चाह रहा है, समझेगा बातों, कोई कार्य को करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति है, लेकिन इसके पास दिक्कत क्या है भाई? इसके पास दिक्कत है कि इसके पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है? पैसों की दिक्कत है। कि भाई साहब कोई शॉप खोलना चाह रहा है, कोई दुकान डालना चाह रहा है, कोई चाय का ठेला, पान का ठेला खोलना चाह रहा है, लेकिन इनके पास पैसों की कमी है, पैसों का अभाव है। तो बेचारा करे तो करे क्या? ठीक है, वैसे ऐसे कई अन्य और व्यक्ति होंगे। ठीक है, एक से अधिक क्या होंगे? अन्य व्यक्ति होंगे। एक से अधिक क्या होंगे? अन्य व्यक्ति होंगे। जिसे मान के चलिए 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, और उनके पास भी ऐसी दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है कि भाई हम क्या करेंगे, कुछ तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसों का अभाव है, पैसे हमारे पास नहीं है, तो क्या करें? तो देखिए क्या होगा। तो ये जितने सारे व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे। और पैसा इकट्ठा करके वो इस पैसे से कोई कार्य करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? इस पैसे से क्या करेगा? कोई कार्य करना स्टार्ट करेगा। और जब इतने सारे व्यक्ति मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, इतने व्यक्ति, वैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 9-10 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इतने सारे व्यक्ति जब मिलकर समूह बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी एक कार्य को करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, और वहाँ से जो पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, वहाँ पर शेयर कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं सहकारिता। सहकारिता, साथ कार्य करना। ठीक है, आप इस वर्ड को समझिए, सहकारिता, साथ कार्य करना। कैसे साथ कार्य करना? कि सभी लोग इकट्ठे होंगे, पैसा, ठीक है, पैसा इकट्ठे करेंगे, उस पैसे से इन्वेस्ट करेंगे, कोई कार्य करेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है सहकारिता। अब देख, सहकारिता में जितने लोग मिलेंगे या जितने लोगों का ग्रुप बनेगा, ध्यान रखिए, याद रखिए, जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग का ग्रुप बनेगा, वो स्वेच्छा से होगा। किसी के ऊपर दबाव नहीं हुआ कि भाई साहब तुम हमारे ग्रुप में आओ, या तुम जो है इस संस्था या संगठन या समिति का जो है सदस्य बनो।
ठीक है, तो वो स्वेच्छा से हो गया, पहली बात है। दूसरी बात ये होगा कि जो पावर होगा, सभी व्यक्ति के पास समान पावर होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस संस्था संगठन में कोई, ठीक है, कोई एक बड़ा व्यक्ति, कोई छोटा व्यक्ति या किस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। सभी को समान अधिकार होगा। जैसे एक व्यक्ति को अधिकार होगा वैसे सभी व्यक्ति को अधिकार होगा। तो उसमें पावर सबके पास समान रहेगी। ठीक है, तो पहली बात वो स्वेच्छा से काम करेंगे, ठीक है, स्वेच्छा से जुड़ेंगे, पावर समान रहेंगे। जरूरतों की कार्यों के लिए अपनी आर्थिक, अपनी सामाजिक, ठीक है, अपनी सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मिलेंगे और मिल के क्या है, संस्था बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। और इसी को हम कह देते हैं सहकारिता। ठीक है, अब ये तो मेरे वर्ड में है कि मेरे लैंग्वेज में है कि मैंने ऐसा समझा है, लेकिन देखिए एक परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा परिभाषा, और परिभाषा है किसका, सहकारिता का। भारत में सहकारिता, ठीक है, और भारत में सहकारिता की ये क्या है, परिभाषा है, और परिभाषा लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICA, सहकारिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, पहले परिभाषा को पढ़िए। सहकारिता या कोऑपरेटिव को संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से जुड़कर व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने समझाया ये वही है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, 2-4 व्यक्ति अगर किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन उनमें पैसों का अभाव है, पैसों की कमी है, तो भाई सभी लोग मिलेंगे, मिलकर स्वेच्छा से एक संस्था बनाएंगे और बनाकर उन पैसों का खर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी मैं बता दूँ, ठीक है, पैसों, ठीक है, पैसा यहाँ जमा कर लिए, काम काज स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पैसा उनको मिलता रहेगा। ठीक है, पैसे की कमी यहाँ पर भी होगी, तो क्या करेगा, ठीक है, कोई एक बैंक होगा, हम अपेक्स बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे। कोई एक बैंक होगा और वो बैंक क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति जुड़े हैं वो क्या बनाएंगे, समिति का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका, समिति का निर्माण करें, जैसे सहकारिता समिति का निर्माण करेंगे और बैंक इनको उचित दाम पर, ठीक है, क्या करेंगे, ऋण देगी। क्या करेगी, उचित दाम पर क्या होगा, ऋण देगी। ठीक है, उचित दाम पर क्या करेगी, ऋण देगी। ये हम बातें करेंगे। तो देखिए परिभाषा को पढ़िए, मैंने क्या कहा कि सहकारिता को संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से जुड़कर व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित करता है। अब देखिए कुछ वर्ड है, जैसे संयुक्त स्वामी, ठीक है, संयुक्त स्वामी कहने का मतलब, जैसे कि मैंने बताया कि स्वामी जो होगा वो कोई इकलौता एक व्यक्ति नहीं होगा, जितने लोग जुड़े होंगे वो स्वामी होंगे। ठीक है, दूसरी बात है ये लोकतांत्रिक के रूप में नियंत्रित हो। लोकतांत्रिक एक वर्ड आया है, ठीक है, लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, ये समझते हैं ना। ठीक है, तो लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, कहने का मतलब है कि जितने लोग जुड़े हैं उनमें पावर, अगर पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर सभी में होती है। ठीक है, समान पावर होता है। अगर कोई समिति संगठन से अगर जुड़ जाता है तो समान पावर रखते हैं, याद रखेंगे। के रूप में नियंत्रित उद्यम, किसी उद्यम कहने का मतलब कोई भी फैक्ट्री लगाना, कोई भी जो है रोजगार के अवसर प्रदान करना, कोई ठेला लगाना, कोई भी के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, ठीक है, आम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी स्वेच्छा से, किससे जुड़ेगा, स्वेच्छा से जुड़ेगा। भाई साहब, यहाँ पर किसी का दबाव नहीं होगा कि हमारे समिति में, हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो हम समिति बनाए हैं वहाँ पर जुड़कर क्या करिए, ठीक है, जुटकर व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित होगा, संघ बना के,
ठीक है, ये परिभाषित होगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। नॉर्मल समझाने वाली बात मैं समझा चुका हूँ। देखिए आपके गांव में या किसी के गांव में, ठीक है, लगभग आजकल तो सभी गांवों में, ठीक है, देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं होती हैं, ठीक है, 15-20 जो महिलाएं होती हैं वो कुछ क्या बना लेती है, समिति बना लेती हैं और क्या करती है, समिति बनाकर पैसा इकट्ठा करते हैं वहाँ पर, ठीक है, और पैसा इकट्ठा करके वो क्या करते हैं भाई, ठीक है, सबका पैसा इकट्ठा हो गया, फिर किसी डेट को, जैसे मान के चलिए गणेश चतुर्थी हो गया तो उस दिन, रक्षाबंधन हो गया उस दिन, या किसी एक डेट चुन लेते हैं कि इस डेट को, इस आसपास को, ठीक है, साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार इस डेट को, इस समय क्या करेंगे, हम उस पैसे को निकालेंगे, ठीक है, निकाल कर फिर अगले वर्ष एक जो भी ब्याज वहाँ डिसाइड होगा, अगले वर्ष उचित ब्याज पर गांव में 4%, 5%, 10% कुछ चलता होगा, ठीक है, अपने अपने हिसाब से, तो वहाँ पर अगले साल, ठीक है, 5% है तो 5% ब्याज के आधार पर उनको क्या करना पड़ेगा, फिर पुनः जमा करने पड़ेगा। 20,000 निकाले, ठीक है, फिर उसको फिर 20,000 अगले वर्ष जमा करना पड़ेगा, फिर निकाल लेना पड़ेगा। इस प्रकार से चलती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि ज़रूरतों की जो चीज़ें होती है, ठीक है, जो भी ज़रूरत होता है वो फुलफिल हो जाता है, वो अपना काम धंधा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है सहकारिता। तो सहकारिता समझ गए, परिभाषा समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सहकारिता का संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, सहकारिता के क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। चलिए अगर हम देखें सहकारिता में संवैधानिक प्रावधान, अब संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वो हम बात करते हैं। देखिए नंबर 1, देखिए नंबर 1, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं, समझिए 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में क्या कहा गया है भाई, 3 सूचियों की बात की गई है। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, समझेगा। 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में 3 अनुसूचियां हैं। 3 अनुसूचियां कौन कौन से हैं, एक है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, और तीसरा जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं भाई, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में, ठीक है, याद रखेंगे संघ सूची में जो विषय है वो 97 विषय है, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये विषय 100 हो चुका है। अभी वर्तमान में कितना हो चुका है, 100 विषय हो चुका है। वहीं पर राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन फिलहाल अभी ये हो चुका है 61 विषय, ठीक है, अभी करेंट की बात है। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। चलिए संघ सूची में जो नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहता है, ये आपको पता है। संघ सूची में नियम बनाने का अधिकार किसको रहता है भाई साहब, केंद्र सरकार को रहता है। राज्य सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को रहेगा, ठीक है। और समवर्ती सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र, किसको, केंद्र प्लस राज्य दोनों को होगा। किसको होगा, केंद्र और राज्य दोनों को होगा। तो 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची,
ठीक है। संघ सूची में 97 विषय, अब 100 हो चुका है। राज्य सूची में 66 विषय जो 61 हो चुका है। समवर्ती सूची 58 किताब 52 विषय पर ये क्या बना सकती है, चलिए नियम बना सकते। तो संघ सूची पर नियम कौन बनाएगा भाई, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर नियम राज्य सरकार बनेगी। समवर्तीय सूची पर नियम केंद्र और दोनों बना सकते हैं राज्य, ठीक है। अब देखिए, याद रखिए एक पॉइंट कि जो सहकारिता है, क्या है, सहकारिता, राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है भाई, राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कौन बनाएगा, सहकारिता से संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और इसी के आधार पर प्रत्येक राज्य, जैसे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। और देखिए ये जो सहकारिता है, इस विषय के कितने, जितने भी 66 विषय थे, ठीक है, 66 विषय है, उनमें से जो है 32 अनुक्रमांक में शामिल किया गया है, 32वां नंबर में। जैसे राज्य सूची में विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है सहकारिता, और इसमें 66 क्या है, विषय है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके जो 32वां नंबर का जो विषय हो, 32वां नंबर का लाइन होगा, 32वां नंबर का जो पॉइंट होगा, ठीक है, उस 32वें नंबर में क्या लिखा है, सहकारिता की बात की गई है, ठीक है। तो सहकारिता को शामिल किया गया है किसमें, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और 32वें नंबर पर, ठीक है, जो 66 विषय है उसके 32वें नंबर पर इसको रखा गया है। क्लियर है बातें, ठीक है, क्या है भाई, बातें क्लियर हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और। ये सावधानी प्रावधान में ये नहीं दिया था, ठीक है, मैं अलग से इसको बताया इसीलिए पहले नंबर पर, ठीक है, सहकारिता राज्य सूची का विषय है, ये आप लिख सकते हैं। सहकारिता राज्य सूची का विषय है, क्या है भाई, विषय है, ठीक है। और राज्य सूची के जो 32 अनुक्रमांक में है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अलग से मैं पहला नंबर दूसरा नंबर करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई, कि देखिए संविधान के 97 जो है, संविधान के 97वां, ठीक है, 97वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में, ठीक है, भाग 9A के ठीक बाद एक नया भाग 9B जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है भाई, 97 संशोधन अधिनियम 2011 में, ठीक है, सहकारी समिति के संबंध में, किसमें, सहकारी समिति के संबंध में क्या जोड़ा गया है, 9B जोड़ा गया है, ठीक है, भाग 9B, इसको हम बोल सकते हैं, क्या जोड़ा गया है, भाग 9B। और भाग 9B जोड़ा गया है कि क्या करने के लिए, पावर देने के लिए। किसको पावर देने के लिए भाई, कि सहकारी समिति को पावर देने के लिए, ठीक है, क्या किया है, संविधान में संशोधन किया है। और जाहिर सी बात, जब संशोधन होगा तो कुछ ना कुछ तो ऐड होगा, और क्या ऐड हुआ है कि भाग 9B जोड़ा गया है।
तो आपके लिए देख पहला इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि सहकारिता जो है राज्य सूची का विषय है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011। ठीक है, कितना संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है, 9B जोड़ा गया है। ठीक है, ये पहली बात है। चलिए तीसरी बात है, इस संविधान संशोधन की संबंधित, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोल दिया। तीसरी बात है संविधान के भाग 3। अब देखिए भाग 3 जो किससे संबंधित है भाई, मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारा फंडामेंटल राइट्स है भाग 3, और भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) 19(1)(c) में, ठीक है, और 19(1)(c) में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जुड़कर संघ और संगठन का निर्माण कर सकती है। ठीक है, स्वेच्छा से संघ और संगठन करने की शक्ति रखती है। ठीक है, संघ और संगठन बना सकती है। तो ये कहा गया है कि इसमें भाई साहब, ठीक है, आपके अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या कहा गया है, संघ और संगठन के बाद। ठीक है, अब देखिए संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है। क्या जोड़ गया है, सहकारिता शब्द को जोड़ा गया। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि यह सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया, 2011 में। तो ये तीसरे नंबर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सहकारिता समिति को फंडामेंटल राइट्स के रूप में रखा गया, दर्जा प्राप्त हुआ है 2011 में 97 संविधान संशोधन में। ठीक है, तो याद रखिएगा 19(1)(c) में संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द को जोड़ा गया और सहकारिता शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, वो मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गया, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, संविधान में पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, एक शोषण का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार से जो है 6 प्रकार के क्या पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, जो 19(1)(c) है। ठीक है, तो संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया। क्लियर है बातें। चलिए चौथे नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 है। 3 के बाद भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है, अपना फंडामेंटल राइट है, और भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के लिए, किसके लिए, सहकारिता समिति के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद, कौन सा, 43B जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था, 43B जोड़ा गया था। तो ये चौथे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर का इंपॉर्टेंट क्या है, सहकारिता राज्य सूची का विषय है। दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट है कि वो संविधान संशोधन हुआ था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया। ठीक है, तीसरा नंबर का इंपॉर्टेंट है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) के में संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब जो हमारा सहकारिता है वो फंडामेंटल राइट्स बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। क्यों, क्योंकि ये इसके प्रचार प्रसार के लिए, सहकारिता के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, नीति निर्देशक में शामिल किया और नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। तो ये याद रखिए, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सहकारिता से संबंधित। तो चारों आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में सहकारिता आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई हम तो बात कर लिए, पहली बात सहकारिता क्या है, दूसरी बात हम बात कर लिए कि भाई सहकारिता के कुछ क्या संवैधानिक प्रावधान है, वो बात कर लिए। तीसरी बात हम बात करेंगे भारत में सहकारी आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, चलिए तो पढ़िएगा जरा। आंदोलन का कारण, भारत में सहकारी आंदोलन का जन्म 19वीं जो है शताब्दी की अंतिम तिमाही व्याप्त संकट और उथल पुथल के कारण हुआ। ठीक है, लगभग 1877 के आसपास
ये जो डेट है कब, 19वीं शताब्दी लगभग 1870 के आसपास औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ग्रामोद्योग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, समझिए, पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं, समझते हैं। औद्योगिक क्रांति ने ग्रामोद्योग को खत्म कर दिया, जिससे लोग कृषि करने के लिए मजबूर हुए और यह रोजगार एवं आजीविका का एकमात्र साधन हो गया। अब देखिए बात क्या आती है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, हम जानते हैं। ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पर आया था। ठीक है, क्या आया था, इंग्लैंड यहाँ पर आया था, अंग्रेज यहाँ पर आए थे, और भारत की ही जो कच्चा माल थे, ठीक, स्टार्टिंग में क्या हो, भारत के कच्चे माल को ही क्या किया गया, खरीद कर वहीं पर फैक्ट्री लगाकर क्या किया, प्रोडक्ट उत्पादन करके बेचने लगा। बाद में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, आप इतिहास में पढ़ते हैं, बाद में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ कि पूरे कच्चे माल को ले जाकर कहाँ किया गया, इंग्लैंड ले जाया गया, वहाँ प्रोडक्ट तैयार किया गया और वहाँ प्रोडक्ट को भारत में उचित मूल्य पर क्या किया गया, बेचा गया। अब देखिए, ग्राम उद्योग को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ग्राम उद्योग कहने का मतलब गांव में जितने भी कुछ सामान थे, जैसे गांव के व्यक्ति क्या करते थे, ठीक है, एक व्यक्ति वही व्यक्ति लोहार का काम करता, वही सोनार का काम करता, वही हर काम करता था। वे सभी जो छोटे मोटे जो उद्योग थे, सब छोटे मोटे उद्योग को खत्म कर दिया गया और एक बड़ा उद्योग डाला गया है अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, और कहा गया है कि जो प्रोडक्ट हमारे उद्योग में बनेगा उसी प्रोडक्ट को आपको खरीदना है, आप कोई उद्योग चला ही नहीं सकते। तो आपके पास साधन क्या बन गया, आजीविका का साधन क्या बन गया, और आजीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी करना बच गया। क्या बच गया, खेती किसानी करना बच गया। अब उनके पास सिर्फ पैसा आएगा आजीविका के साधन के लिए, तो किसके लिए, ठीक है, कैसे आएगा, खेती किसानी के द्वारा ही आएगा। ठीक है, एकमात्र साधन। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी, इसमें भी क्या दिक्कत थी भाई, खेती किसानी में क्या दिक्कत थी, ठीक है, परिणामी उप विभाजन और जोतों के विखंडन से कृषि को गैर लाभकारी बना दिया गया। ठीक है, अन्य कारक जैसे कि भू राजस्व संग्रह कठोर बना दिया। भू राजस्व संग्रह कहने का मतलब है कि भाई आप खेती करो, आपको बोल दिया खेती करो ना करो, ठीक है, आपके पास, ठीक है, उत्पादक पर्याप्त मात्रा में हो ना हो, लेकिन आपको टैक्स पे करना जरूरी है। ठीक है, तो भाई जब खेती एकमात्र साधन हुआ, आजीविका हुआ, तो भाई टैक्स भी पे करना है, तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है, कितना पैसा हम आजीविका के लिए रखें और कितना टैक्स पे करें। साथ ही साथ अब खेती के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भाई वर्षा सही समय में हो। ठीक है, पानी सही समय, पानी हो गया, खाद हो गया, ठीक है, मौसम हो गया, सही समय में सटीक अगर होगा तभी कोई भी फसल जो है, फसल की पैदावार अच्छी होती है, ये आप जानते हैं। तो वर्षा की अनिश्चितता कालीन, फिर साथ ही साथ कम फसल उत्पादन आदि ने किसानों को साहूकार के पास, ठीक है, साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए क्या होगा कि पैसा नहीं आएगा खेती किसानी से, उनको टैक्स भी पे करना है, आजीविका भी चलाना है, तो अब चले जाएंगे साहूकारों के पास। कहाँ चले जाएंगे, साहूकारों के पास, जो उचित मूल्य में, जो बहुत ज़्यादा मूल्य में, उचित मूल्य बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूल्य में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दाम पर, औने पौने दाम पर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है औने पौने दाम पर क्या किया जाता है भाई। ठीक है, साहूकार ने या तो फसल को औने पौने दाम पर खरीद कर या बहुत अधिक ब्याज दर वसूल कर पैसे उधार दिए। ठीक है, इन सभी कारकों के एक वैकल्पिक माध्यम से सस्ते ऋण के प्रावधान के लिए आवश्यक पर बल दिया। ठीक है, तो साहूकारों ने क्या किया, भाई साहब पैसा लीजिए, ले लीजिए, ऋण ले लीजिए, लेकिन हम इतना जो है आपको क्या लगे, ब्याज लगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है किसानों को। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं तो फसल को खरीद लें, और फसल भी खरीदे, कैसे खरीदे, ठीक है, तुच्छा मुच्छा दाम पर जो है खरीद लिए। ठीक है, तो कम दाम पर हम फसल खरीदें तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर फसल कम दाम पर भी खरीदे या पैसे हम उनको उधारी दें, दोनों में घाटा किसको था, किसान को था। और इसी सभी कारणों से कि वहाँ के जो किसान
भटक रहे थे, पैसों के लिए भटक रहे थे, अपनी आजीविका चलाने के लिए भटक रहे थे। पूरे ग्राम उद्योग खत्म कर दिया गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी। सिर्फ प्रोडक्ट जो है इंग्लैंड से आने वाले प्रोडक्ट को ही वो खरीद सकते हैं, अपने घर में कुछ नहीं बना सकते। ऐसी इसी समस्या के कारण, ठीक है, ये अब समय आ चुका था कि सस्ते ऋण के प्रावधान की आवश्यकता हुई, ठीक है, कि किसानों को क्या मिल जाएगा, सस्ता ऋण दिया जाएगा, और इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया, ठीक है, इसकी आवश्यकता पर क्या किया, बल दिया गया, और इस प्रकार से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है भाई। इस प्रकार से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका सहकारी आंदोलन। तो भारत में सहकारी आंदोलन की उत्पत्ति का कारण क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, ग्राम उद्योग खत्म कर दिया गया, कृषि एकमात्र सहारा बन गया, कृषि ही आजीविका का साधन बन गया। लेकिन कृषि में दिक्कत ये थी कि वर्षा की अनिश्चितता थी, ठीक है, वर्षा कभी, ठीक है, ठीक से होती थी, कभी नहीं होती थी, जिससे कम फसल होता था। साथ ही साथ बहुत बड़ा कारण था कि भू राजस्व देना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, और इसकी वजह से साहूकारों के पास जाना पड़ता था। साहूकार उनको औने पौने दाम पर उनके जो है अनाज लेते थे, या फिर अधिक दाम पर उनको अधिक ब्याज की दर पर उसको क्या देते थे, पैसा देते थे। और इस प्रकार से जो किसानों में, ठीक है, किसानों की जो समस्या हुई पैसों की, तो इस कारण से एक जो है विकल्प सामने आया कि भाई कम दाम में या कम सस्ते ऋण में उनको क्या दिया गया, पैसा दिया जाए। क्लियर है बातें? चलिए अब बात करेंगे भारत में अनौपचारिक सहकारिता। भारत में अनौपचारिक सहकारिता, भारत के कई हिस्सों में कानून पारित होने से अनौपचारिक सहकारी ढांचे की अस्तित्व मानने के बाद परिणाम स्वरूप पहले भी, ठीक है, सहयोग और सहकारी समिति की अवधारणा प्रचलित थी। जैसे कि कुछ समितियां थी, ठीक है, देवराय समिति, ठीक है, देवराय या वानराय, चिट फंड, कुरी, भीशी फंड आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंट ने निधि एवं पारस्परिक ऋण संघों को संगठित किया था, ठीक है। पंजाब में सह साझेदारी को लाभ के लिए गांव की सामान्य पूंजी की नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1891 में सहकारी दर्ज पर एक सोसाइटी की शुरुआत की थी, ठीक है। तो कुछ बातें हैं यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो कौन है भाई, आपका ये कि इस दिशा में पहला आधिकारिक कदम तब उठाया गया, ठीक है। छोटे मोटे तो स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, छोटे मोटे के अपने अपने स्थान में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर याद रखिए इस दिशा में पहला आधिकारिक, ठीक है, ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से कदम तब उठाया जब सर विलियम वेडरबर्ग, नाम याद रखिए, सर विलियम वेडरबर्ग ने दक्कन के विरोध, ठीक है, दक्कन के विद्रोह के बाद ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरोध में उपाय के लिए कृषि ऋण की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब एक आधिकारिक कदम कब उठाया गया था, किसके समय उठाया गया था, सर विलियम वेडर के समय, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अन्य बातें। स्वतंत्रता पूर्व सहकारी आंदोलन, स्वतंत्रता पूर्व सहकारी आंदोलन हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 को, ठीक है। और इसके पूर्व क्या क्या, ठीक है, इसके जो पूर्व है क्या क्या हुआ था सहकारिता से संबंधित। तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभिक चरण याद रखेंगे 1904 से 1911। क्या है प्रारंभिक चरण, क्या है भाई, 1904 से 1911। आइए पढ़ते हैं। भारत में पहला सहकारी अधिनियम, भारतीय अकाल आयोग। देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लगभग 1900 के आस, ठीक है, 1895 से 1900 के मध्य एक भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, एक भीषण अकाल पड़ा था पूरे
ठीक है, क्या पड़ा था, एक भीषण आकार पड़ा था, लगभग 95 से 1900 के आसपास। ठीक है, अब देखिए अकाल पड़ जाए तो आप समझते हैं, अकाल पड़ जाए तो भाई जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। जब कृषि एकमात्र सहारा है और वहाँ पर खेती किसानी करने वाले किसान जो है, ठीक है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी, तो आप समझते हैं क्या होगा, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भीषण अकाल पड़ा था तो भारतीय द्वारा क्या किया, भारतीय अकाल आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, और भारतीय अकाल आयोग की स्थापना की थी कि आखिर किस प्रकार से ये हम इसको निजात पा सकते हैं, कैसे अकाल पड़ा, क्या कारण था वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है, तो भारतीय अकाल आयोग वर्ष 1901 में सरकार को भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत को लेकर एक रिपोर्ट करने के लिए सर, नाम याद रखेंगे, सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कि भाई क्या करेंगे, सहकारी समिति की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने के लिए सर एडवर्ड लॉ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में क्या करा, एक समिति का गठन किया। और सर 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1903 में। कि समिति का कार्य क्या होता है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, समिति बनाया जाता है किसके लिए, कि भाई क्या करे, रिपोर्ट तैयार कीजिए, फलाना जो भी है उसके लिए रिपोर्ट तैयार करिए, प्रस्तुत करिए। तो 1901 में बनाया गया, 1903 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 में इस रिपोर्ट के मद्देनजर कि भाई अब क्या है, जरूरत हो गया है क्या है, सहकारी समितियों का जो ऋण दे सके, क्या कर सके, ऋण दे सके। तो 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित कर दिए गए, याद रखेंगे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए समिति कब बनी? 1901 में। समिति ने अपने रिपोर्ट को सौंपा 1903 में। इस रिपोर्ट के आधार पर 1904 में पहला सहकारी बैंक ऋण समिति अधिनियम पारित कर दिया गया है। ये याद रखिए, इसके अध्यक्ष समिति के कौन है? सर एडवर्ड लॉ। ठीक है, तो भारत में पहला सहकारी अधिनियम लाया गया है किस समिति की सिफारिश पर? सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता की सिफारिश पर। ठीक है, ये याद रखिए। क्लियर है बातें? चलिए, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कि एक ही गांव या कस्बे में रहने वाले एक ही वर्ग या जनजाति से संबंधित कोई भी 10 व्यक्ति सहकारी ऋण समिति का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सदस्यता 80% के बहुमत के आधार पर समाजों को ग्रामीण और शहरी या कृषक या गैर कृषक के रूप में वर्गित किया जा सकता है। ठीक है, ग्रामीण समाज को लाभ वितरित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शहरी समाजों के मामलों में शुद्ध लाभ का 25% आरक्षित निधि में दिए जाने के बाद लाभ वितरित की जा सकता है। ठीक है, ये जो है अधिनियम, बस याद रखें, ये विशेषताएं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आप याद रखना है क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पूरा पॉइंट याद रखना है। आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमियां थी, जैसे इस अधिनियम में गैर ऋण समितियों को कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया था, कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई थी। इसके कृषि कार्यों के वित्त पोषण हेतु शहरी बजट जुटाने में कोई प्रावधान नहीं था। शहरी और ग्रामीण में समाजों वर्गीकरण मनमाना, अवैज्ञानिक और अत्यधिक असुविधा जो है पाया गया। 1904 के अधिनियम के कई प्रावधानों आंदोलन के आगे प्रसार में बाधक बने। तो इस प्रकार से कुछ खामी थी। ठीक है, अब उसको पूरा करेंगे कब? दूसरे चरण में। ठीक है, सहकारी आंदोलन संशोधन चरण कब से कब तक? 1912 से 1918 तक। और ये कब से कब तक चला था भाई? आप देख सकते हैं 1904 से 1911 तक, और उसके बाद 12 से 18 तक आपका क्या चलेगा? ठीक है, संशोधन चरण। वर्ष 1912 का सहकारी समिति अधिनियम
ठीक है। इस चरण में सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 1904 में जो अधिनियम बनाए गए थे उस अधिनियम को प्रतिस्थापित कर उनके दोषों को दूर कर क्या किया गया 1912 का अधिनियम लाया गया। ठीक है, अधिनियमित कर दिया है। तो 1912 में क्या किया, संशोधन किया गया। ठीक है, चलिए इसके मुख्य बातें हैं, किसी भी समाज ऋणदाता या किसी अन्य को पंजीयत किया जा सकता है तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। सेंट्रल बैंक या यूनियन बैंक जैसे संघीय समाज को पंजीकृत किया जा सकता है। ऐसे समाज में किसी भी सदस्य के पास कुल शेयर पूंजी के 1/5 भाग से अधिक या 1000 रुपये से अधिक की शेयर नहीं हो सकते। समितियों को अनिवार्य पंजीयन और आयकर एवं स्टाम्प शुल्क के भुगतान की छूट दी जाएगी। तो कुछ विशेषताएं हैं जो 1912 में लाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, मैग्लेगन समिति। ठीक है, ये याद रखेंगे क्या है, मैग्लेगन समिति। पढ़िएगा, समझिएगा। वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैग्लेगन, नाम याद रखेंगे, सर एडवर्ड मैग्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति को इस बात का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया कि क्या सहकारी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत आगे बढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए मैग्लेगन समिति 1915 में जो लाया गया वो किस लिए लाया गया कि भाई साहब हमने तो सहकारी जो है समिति ऋण समिति अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन क्या ये अधिनियम लोगों तक पहुंच रहा है, उनकी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लोग मजबूत हो पा रहे हैं, क्या सही काम कर रहा है कि नहीं। इस बात की पुष्टि के लिए, इस बात को बताने के लिए, इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या बनाया गया था, मैग्लेगन समिति बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखें मैग्लेगन समिति क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था 1915 में बना था। क्यों बनाया गया था कि जो अधिनियम पारित किया गया था, सहकारी ऋण अधिनियम पारित किया गया था, क्या वो सही कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, सामाजिक और आर्थिक रूप से लोग मजबूत हो रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या बनाया गया था, रिपोर्ट बनाया गया था। ठीक है, तैयार करने के लिए कि है कि नहीं, ठीक है, मजबूत आगे बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए समिति ने पाया और बाद में समिति ने जब छानबीन की, अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए अध्ययन किया, तो समिति ने पाया कि लोगों में निरक्षरता थे। ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़े लिखे नहीं तो अज्ञान थे। ठीक है, ज्ञान का अभाव था, पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, तो और जनता में अज्ञानता थी। ठीक है, तो एक तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानता थी, धन का दुरुपयोग हो रहा था, धन सही दिशा में नहीं जा रहा, धन का खर्चा अच्छे दिशा में नहीं हो रहा था, बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद तथा ऋण देने में अत्यधिक देरी सहकारी आंदोलन के कुछ स्पष्ट दोष थे। जो सहकारी जो बनाए थे, ठीक है, जो समितियां बनाई थी ऋण देने के लिए, तो इसमें बहुत सारे दोष थे। ठीक है, लोगों में, समिति में पाई गई थी निरक्षरता थी, जनता में अज्ञानता थी, धन का दुरुपयोग नहीं हो पा रहा था। ठीक है, धन का दुरुपयोग हो रहा था, धन का सदुपयोग नहीं हो पा था, बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद होता, बहुत सारी चीज़ें थे। समिति ने ये जो रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए। सभी सदस्यों को सहकारी सिद्धांतों से अवगत कराया जाना चाहिए। ठीक है, ऋण लेने की मुख्य कसौटी ईमानदारी होनी चाहिए। समिति की गतिविधि केवल सदस्यों तक ही सीमित होनी चाहिए। ठीक है, एक ऋण देने से पहले आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और ऋणों की प्रभाव उपयोगी हेतु सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए। एक सदस्य को केवल एक ही वोट का सख्ती से पालन करना चाहिए। इन सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से व्यवहार में लाना जाना चाहिए। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सुझाव दिए मैग्लेगन समिति ने। ठीक है, तो मैग्लेगन समिति के बारे में आप याद रखेंगे भाई। ठीक है, एडवर्ड समिति बना है, मैग्लेगन समिति बना है, सभी समिति के बारे में याद रखें कि किसका क्या रोल है।
मैग्लेगन समिति का यहाँ का रोल था कि क्या सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इस बात की पुष्टि करना, और बता दिए उन्होंने और अपने सुझाव भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी आंदोलन का विस्तार का चरण, इसको हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर हमारी बातें कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक यहाँ पर है, तब तक आप इस चीज़ को थोड़ा पढ़िए। चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का सीजी कंप्यूटर्स के प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं हमारा सहकारिता, हम ठीक है, सहकारिता क्या है ये आप समझ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहकारी आंदोलन का विस्तार का चरण। अब ये विस्तार का चरण 1919 से 1929 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपको पता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ठीक है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतिहास में आप पढ़ चुके हैं, संविधान की कुछ बातें थी उसमें हम पढ़ चुके थे, ठीक है।
इसके माध्यम से वर्ष 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से सहकारिता एक पारंपरिक विषय बन गए, जिसने आंदोलन को और गति दी। सहकारी आंदोलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में अपने अपने अधिनियम पारित किए। इस अवधि के दौरान सहकारी समिति की सदस्य में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए तो ये याद रखेंगे, अपने अपने राज्यों में अधिनियम पारित किए। कब? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के समय। वर्ष 1929 में महान आर्थिक मंदी देखने को मिली है। ठीक है, महान आर्थिक मंदी हुई, कृषि जिनसों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई, अन्य आर्थिक संकटों के कारण बेरोजगारी बढ़ी, कृषक समिति को ऋण नहीं चुका पाते थे, अधिक बकाया राशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और सहकारी समिति की स्थिति खराब होती गई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आर्थिक मंदी आएगी तो जाहिर सी बात है 1929 में आर्थिक मंदी आए तो भाई आर्थिक मंदी का जो है झटका सिर्फ और सिर्फ जो एक ही व्यक्ति को नहीं पहुंचेगा, भाई सरकारी सहकारी समिति है उन पर भी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो सहकारी जो समिति थी जो बनी थी उन पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, कृषि जो है ठीक से होने लगी, तो आर्थिक मंदी आई, तो आर्थिक मंदी आने से सब प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए सहकारी समितियों के पुनर्गठन का चरण 1930 से 1946 तक, तो ये 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो समझिए समितियों का गठन, सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावना की जांच लिए मद्रास, बॉम्बे, तारकोट, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में विभिन्न समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। वर्ष 1937 में कांग्रेस ठीक है मंत्रालय कई राज्यों में सत्ता आने और उसके सहकारिता आंदोलन के प्रसार में रुचि को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं 1937 में चुनाव हुआ था। ठीक है, 1937 में चुनाव हुआ था। उस समय 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। ठीक है, क्या है? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में जो कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, और जिसके बाद ठीक है जिसके बाद कांग्रेस की सरकार ने जब सत्ता आया तो सहकारी आंदोलन के प्रसार में रुचि के लिए ठीक है और इस चीज़ को पुनर्जीवित कर दिया कि पहले तो आर्थिक मंदी आई थी 1929 में तो दिक्कत हो गया था। ठीक है, फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत हुआ तब यहाँ पर जाके लगा कि भाई अब और ये समय है कि हम उसको फिर पुनर्जीवित करते हैं। कहने का मतलब जो आर्थिक मंदी के कारण ठीक है समिति बैकफुट पे चली गई थी। ठीक है, लोग रुचि नहीं दिखा पा रहे थे तो उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित किया। तो ये कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा निर्मित असामान्य परिस्थिति में सहकारी आंदोलन में दूरगामी विकास किया। कृषि वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, ग्रामीण किसानों का अतिरिक्त आर्थिक लाभ हुआ और गैर ऋण समिति जैसे विपणन मार्केटिंग ठीक है लेन देन, विपणन कहने का मतलब मार्केटिंग लेन देन, उत्पादन और उपभोक्ता समाज में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1945 में अखिल भारतीय सहकारी योजना समिति ने भी सहकारी आंदोलन के विकास को गति दी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इसमें कुछ सहकारी समिति से संबंधित गाथी बात, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्वतंत्रता के पश्चात सहकारी आंदोलन। अब स्वतंत्रता के पश्चात 1946 तक हम देख चुके थे। 1947 के बाद सहकारी आंदोलन में क्या भूमिका, तो स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि स्वतंत्रता के पूर्व सहकारी आंदोलन क्या थे और स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी। अब भारत हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय मिशनरी व्यवस्था की स्थापना के लिए नियोजित मतलब प्लानिंग, क्या है? नियोजन करना, क्या करना? प्लानिंग, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को अपनाया जिससे 3 क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, 3 क्षेत्र शामिल थे। एक थे आपका सार्वजनिक क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र और तीसरा सहकारी क्षेत्र। क्या है? सहकारी क्षेत्र। देखिए
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित, ये क्या है? मिश्रित है भाई, लिख दिया कुछ मिश्रित है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैं भी मिशनरी बोल दिया, सॉरी, मिश्रित लिखा है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए एक होती है अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था की हम बात करें, अर्थव्यवस्था तो एक आपको देखने को मिलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेटाइजेशन है उसको जोर दिया जाता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को क्या किया जाता है? गवर्नमेंट को यहाँ पर रोल दिया जाता है। तो देखिए पूंजीवादी और समाजवादी, और एक और जिसको हम बोलते हैं मिश्रित, क्या है? मिश्रित। और मिश्रित में क्या हो गया, ठीक है, सार्वजनिक, कहने का मतलब सार्वजनिक मतलब जो सार्वजनिक तौर पर, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस क्या है? प्राइवेटाइजेशन, सार्वजनिक, और यहाँ पर गवर्नमेंट निजी को दिया जाता है। समाजवादी में गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट, और पूंजीवाद में प्राइवेट को दिया जाता है। और मिश्रित व्यवस्था कहने का मतलब जिसमें सार्वजनिक भी हो, निजी भी हो और सहकारी भी हो, ठीक है। सार्वजनिक को, निजी को और सहकारी तीनों मिलाकर हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की यहाँ पर जो राष्ट्रकोण को देखने को मिली, ठीक है, दृष्टिकोण देखने को मिली राष्ट्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है बातें? 3 स्तर शामिल थे, एक सार्वजनिक, निजी और सहकारी। तो सहकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और बातें हम पढ़ते हैं। अब देखिए अब देखिए स्वतंत्रता के बाद सहकारिता पंचवर्षीय योजनाओं का भिन्न अंग बन गया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना जो है आपको देखने को मिला था 2017 तक, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद सहकारिता को किसका विभिन्न अंग बन गया? पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता को लोकतंत्र के 3 स्तंभ में से एक माना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र के 3 स्तंभ में एक स्तंभ माना है, ठीक है। 2 अन्य पंचायत और स्कूल, और तीसरा कौन सा है? सहकारिता, ठीक है। कहने का मतलब मैंने क्या कहा, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 3 स्तर माने हैं। एक स्तर को स्तंभ माने हैं, एक स्तंभ कौन सा है भाई? आपकी सहकारिता है, दूसरा स्तंभ आपका पंचायत है, और तीसरा स्तंभ स्कूल है। तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से माने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार? वो है सहकारिता, पंचायत और स्कूल, ठीक है। चलिए क्लियर है बातें? तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, 3 स्तंभ कौन कौन से हैं वो स्टेटमेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब बात करते हैं 1958 में 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समितियां तथा कर्मियों के परीक्षण और सहकारी विपणन
समितियों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की। कौन? एनडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत सरकार ने सन 2002 में सहकारिता को एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, भारत सरकार ने कब सहकारिता को एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की? 2002 में। एनसीडीसी की स्थापना, ठीक है, एनसीडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल सोसाइटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनसीडीसी को एक संवैधानिक निगम के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत स्थापित किया गया था। ये आप याद रख सकते हैं, याद रखिए। सहकारिता के लिए गठित कुछ समितियां हैं। 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सभी स्तरों पर सहकारी समितियों में राज्य की भागीदारी की सिफारिश की, ठीक है। याद रखेंगे एसटी राजा समिति, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिति? एसटी राजा समिति को भारत सरकार द्वारा सहकारी कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो याद रखेंगे कि एसटी राजा समिति को भारत सरकार द्वारा, ठीक है, सहकारी कानून में संशोधन के लिए क्या किया? सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। एक समिति बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि भाई साहब कि सहकारी कानून में संशोधन आप कर सकते हैं, तो उसके लिए वो दिया गया। समिति ने सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के प्रबंधन पर राज्य की भागीदारी तथा सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक मॉडल अधिनियम तैयार किए गए हैं। तो ये आप याद रखते हैं। भारत में सफल कुछ सहकारी समितियाँ कौन कौन से हैं भाई, आप याद रख सकते हैं। इनके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। कृषि और संबंध क्षेत्र के, देखिए, कृषि और संबंध क्षेत्र और दूसरा बैंकिंग क्षेत्र, दो प्रकार के क्षेत्र की यहाँ पर समितियाँ पर हम देखेंगे और दोनों प्रकार की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वैसे भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, सहकारी संबंधित अधिनियम और बैंकिंग संबंधी अधिनियम, ठीक है। तो जो समितियाँ हैं उसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ठीक है, नाफेड का नाम सुने होंगे, मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड जो खाद वाद बनता है, इफको, ठीक है, खाद वाद तैयार किया जाता है कृषि के लिए, ठीक है, अमूल और सहकारी ग्रामीण विकास, ठीक है, ट्रस्ट, कोडेक। तो ये कुछ जो है सहकारी समिति, सफल सहकारी समिति, जिनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम क्या करेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में पंजाब और जो महाराष्ट्र सहकारी, ठीक है, पीएमसी बैंक, भारत सहकारी बैंक तथा शाश्वत सहकारी बैंक जो है कुछ बैंक है। तो ये नाम याद रखिए। इधर कुछ खास नहीं है। निष्कर्ष अगर देखें तो सहकारी समिति की सामूहिकता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक पूंजी आधार को सुरक्षित करने में एक अग्रणी भूमिका है। सामूहिकता और लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिए सहकारिता सबसे अच्छा माध्यम है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखे भाई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखे। तो कुछ जो समिति थी, कुछ डेट था, संवैधानिक संशोधन थे, वो सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखेंगे सारी बातें। चलिए, कुछ संविधान संशोधन है, कुछ बातें थी वो हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट हम बातें करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था भाई कि सहकारिता होती क्या है, सहकारिता के संवैधानिक प्रावधान क्या है, सहकारिता आंदोलन क्या है, क्या क्या समिति बनी है और समिति का क्या क्या कार्य है, वगैरह वगैरह हम देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, अपने पास जो है वो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम
सर 1960 एवं नियम 1962। ठीक है, नियम और अधिनियम दोनों में फ़र्क है। ठीक है कि नहीं भाई? नियम और अधिनियम दोनों में फ़र्क है ना? क्या फ़र्क है? देखिए, अधिनियम या एक्ट जो बनता है, ठीक है, पहले तो दो जो सदन है, राज्यसभा और जो लोकसभा, तो लोकसभा में पहले पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा। ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा मान जाएंगे भाई साहब, उसके बाद तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, और राष्ट्रपति का सिग्नेचर जिस दिन से हो जाता है, ठीक है, उस दिन से वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। पहले बिल के रूप में पारित होता है, बिल के रूप में वो संसद में जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी बिल आया होगा पहले। ठीक है, क्या हो गया? बिल आया होगा। तो बिल आएगा तो उसको क्या है, ठीक है, देखिए ये छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, कहने का मतलब पहले ये मध्य प्रदेश में था भाई। 1960 में हमारा तो बना ही नहीं था, हम बात करेंगे अच्छे से। मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल में इसको पारित किया गया था, मध्य प्रदेश के विधानमंडल में पारित किया गया था। और उसके बाद जो है राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। ठीक है, किसकी? राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। और उसके बाद क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कोई नियम, और नियम बनाने का अधिकार क्या है? जो मंत्री का है, बोल सकते हैं, जैसे राज्य में या केंद्र में या जो है केंद्र में केंद्र के मंत्री को, राज्य में राज्य के मंत्री। तो जो बातें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो बातें रखी गई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो मंत्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं नियम। तो बनाने वाले नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? उस राज्य के द्वारा, मंत्री के द्वारा। लेकिन जो अधिनियम किसके द्वारा बनता है? ठीक है, वो संसद के द्वारा बनता है या फिर विधानमंडल के द्वारा बनता है। तो याद रखेंगे, ये छोटी बातें हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। अच्छे से फ्रेश दिमाग से हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं सहकारिता क्या है, हम बातें कर चुके हैं, तो इसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो आज हमारा ये दूसरा क्लास था छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक। ठीक है, सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधित बातें होगी। ठीक है, कुल पदों की संख्या मैं पहले बता चुका हूँ 407। ठीक है, और ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम जो है 15 अक्टूबर को है, और आज तो है 12। ठीक है, 12 है, आज है 12 सितंबर। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, इसी के साथ हम, ठीक है, रखते हैं अपनी क्लास को यहीं पर, और मिलते हैं। और नेक्स्ट हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।